तो आज हमारे सामने कुछ ऐतिहासिक लेख और शिलालेख हैं गुर्जर प्रतिहार वंश पर। हाँ, ये वो शासक थे जिनका प्रभाव मतलब उत्तर भारत में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। अच्छा खासा समय। बिल्कुल। तो आज इन स्रोतों के आधार पर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये गुर्जर प्रतिहार असल में थे कौन। और शुरुआत में इनका गढ़ कहाँ था? हाँ, और इनकी उत्पत्ति को लेकर इतने अलग-अलग मत क्यों चलते हैं। चलिए देखते हैं ये ऐतिहासिक पहेली क्या कहती है। तो सबसे पहली बात, इनका शासनकाल ये 6वीं से 11वीं शताब्दी तक का है, मतलब काफी लंबा दौर है। बिल्कुल। और शुरुआत की बात करें तो इनकी शक्ति का केंद्र मारवाड़ का इलाका था, मारवाड़? यानी आज का राजस्थान वाला हिस्सा। हाँ, खासकर मंडोर और भीनमाल। भीनमाल को पहले श्रीमाल भी कहते थे। अच्छा। बाद में धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ा और उज्जैन और फिर कन्नौज जैसे बड़े शहर, बड़े केंद्र इनके नियंत्रण में आ गए। तो ये दिलचस्प है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उस जमाने में मतलब 6वीं शताब्दी में राजस्थान जैसा कोई एक नाम नहीं था, सही। बल्कि मरु प्रदेश का एक हिस्सा गुर्जरात्र कहलाता था। हाँ, और शायद यहीं से इनके नाम का एक हिस्सा आया। अच्छा, कैसे? देखिए, क्योंकि प्रतिहार वंश इस गुर्जरात्र इलाके पर शासन कर रहा था, तो संभव है कि उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। यानी नाम में ही जगह और वंश दोनों का संकेत है एक तरह से। हाँ, और इनका जिक्र सिर्फ स्थानीय चीजों में नहीं है, बड़े साहित्यिक ग्रंथों में भी है। बाणभट्ट के हर्षचरित में उदाहरण के लिए। बिल्कुल सही। और सिर्फ भारतीय ग्रंथ ही नहीं, 7वीं सदी में जो मशहूर चीनी यात्री आए थे, वेनसोंग। हाँ, हुएनसांग स्वनजांग। उन्होंने भी अपने यात्रा वृतांत सीयू की में गुर्जर प्रदेश का जिक्र किया है। उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने इसे कूचिलो कहा और राजधानी पीलोमोलो बताई। पीलोमोनो? हाँ, जो ज्यादातर मानते हैं कि भीनमाली है। तो ये एक बाहरी नजरिया मिलता है जो काफी अहम है। और इससे भी पहले का जिक्र मिलता है। हाँ, 6वीं शताब्दी के आसपास का। बादामी के चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, हाँ, एहोल अभिलेख वाले। बिल्कुल। उनके एहोल अभिलेख में पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो ये पहचान लिखित रूप में काफी पुरानी है। ये तो वाकई रोचक है। और बाद में भी, जैसे राष्ट्रकूट राजा, पाल राजा, इनके शिलालेखों में भी जिक्र है। और अरब यात्रियों ने भी लिखा है। हाँ, अरब यात्रियों ने भी इन्हें गुर्जर या मिलते जुलते नामों से पुकारा। जैसे अल-मसूदी ने अल गुर्जर कहा और राजा को बोरा। बोरा? हाँ, शायद वराह का अपभ्रंश हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिहार राजाओं की उपाधि आदि वराह थी। ये दिखाता है कि पड़ोसी और दूर के लोग भी इन्हें एक बड़ी शक्ति मानते थे। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा उलझाता है, इनकी उत्पत्ति। नाम में ही दो हिस्से हैं, गुर्जर और प्रतिहार। हाँ, गुर्जर तो जैसे हमने बात की शायद इलाके से जुड़ा है, गुर्जरात्र। पर प्रतिहार का क्या? प्रतिहार को लेकर दो मुख्य विचार हैं। या तो ये किसी जाति का नाम है, या फिर ये एक पदवी है जिसका मतलब होता है द्वारपाल या रक्षक, गार्ड एक तरह से। इसी से जुड़ा एक मजबूत दावा है जो ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें कहा गया है कि ये भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। बिल्कुल। तर्क ये दिया जाता है कि लक्ष्मण ने राम के लिए प्रतिहार यानी रक्षक का काम किया था, इसलिए उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जैसे बड़े इतिहासकार भी इस मत को मानते हैं। ये तो मतलब अपने आप को एक प्रतिष्ठित वंश से जोड़ने का तरीका हुआ। निश्चित रूप से। राजवंश अक्सर अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, पर यहीं पर मतभेद शुरू होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे विद्वान हैं, वो इन्हें पूरी तरह क्षत्रिय मानते हैं। और प्रतिहार को दूसरी तरफ क्षत्रिय और पदवी और भी कुछ है। हाँ, एक पूरी तरह अलग दिशा भी है, वो है इन्हें विदेशी मूल का मानने वालों की। विदेशी मूल जैसे? कई पश्चिमी विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। मिस्टर जैक्सन, डॉक्टर भंडारकर, कैनेडी ने तो ईरानी मूल का बताया। ईरानी? हाँ, कनिंघम ने इन्हें कुषाणों से जोड़ा, तो वी.एस. स्मिथ ने हूणों का वंशज माना। बाप रे, इतने सारे अलग अलग विदेशी कनेक्शन। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद उस समय के माइग्रेशन पैटर्न्स या कुछ सांस्कृतिक समानताओं को समझाने की कोशिश। पर ये सब सिद्धांत हैं जिन पे बहस होती है। और हमारे अपने पुराण क्या कहते हैं? पुराणों में भी देखिए थोड़ी अलग अलग बातें हैं। स्कंद पुराण इन्हें पंच द्रविड़ों में गिनता है। पंच द्रविड़, दक्षिण भारत से संबंध? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। वहीं हरिवंश पुराण इन्हें सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र से जोड़ता है। तो मतलब यहाँ भी एक राय नहीं है? बिल्कुल नहीं। हालांकि कई महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे नीलगुंड, देवली के शिलालेख, वो इन्हें साफ साफ गुर्जर प्रतिहार ही कहते हैं।
तो जैसे उत्पत्ति को लेकर मतभेद है, क्या इनके मूल स्थान को लेकर भी ऐसा ही है? हाँ, कमोबेश वैसा ही है। यहाँ भी अलग अलग विचार हैं। जैसे कुछ विद्वान मंडोर और घटियाला शिलालेखों को देखते हुए कहते हैं कि इनका मूल स्थान गुर्जरात्र प्रदेश यानी पश्चिमी राजस्थान ही था, शायद मंडोर। ठीक है। वहीं स्मिथ जैसे इतिहासकार वेनसांग के वर्णन को ज्यादा महत्व देते हैं और भीनमाल यानी श्रीमाल को इनका मूल स्थान मानते हैं। और उज्जैन का भी नाम आता है। हाँ, कुछ विद्वान उज्जैन को भी इनका शुरुआती केंद्र मानते हैं। शायद कन्नौज पर कब्जा करने से पहले वो उज्जैन में स्थापित थे। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो गुर्जर प्रतिहार एक बहुत शक्तिशाली राजवंश थे। निश्चित रूप से। इनका उदय राजस्थान के इलाके से हुआ और ये बाद में कन्नौज तक छा गए। हाँ, उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर इनका नियंत्रण रहा। और इनके नाम की कहानी शायद इनके इलाके यानी गुर्जरात्रा और इनके पद या जाति प्रतिहार से जुड़ी है। बिल्कुल। और इनकी उत्पत्ति का जो सवाल है, चाहे वो लक्ष्मण के वंशज हों, स्थानीय क्षत्रिय हों या फिर विदेशी मूल के, ये इतिहासकारों के लिए आज भी एक दिलचस्प पहेली बनी हुई है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें शिलालेख, साहित्य, विदेशी यात्रा वृत्तांत, इन सबको एक साथ देखना पड़ता है। हाँ, इतिहास के इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर ही तस्वीर बनाने की कोशिश की जाती है। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि क्यों किसी राजवंश की उत्पत्ति को लेकर इतने अलग-अलग दावे सामने आते हैं, कभी दिव्य, कभी स्थानीय क्षत्रिय, कभी विदेशी। हाँ, क्या ये दावे खुद राजवंशों की अपनी छवि बनाने की कोशिशें थी, अपनी वैधता साबित करने की, या फिर ये बाद के इतिहासकारों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। शायद इसी में इतिहास का असली रोमांच है। बिल्कुल। इस विषय पर और जानकारी के साथ हम अगले ऑडियो भाग 2